Hello friends, welcome to my channel Success with Nigam Institute. I am नीतू निगम। आज का हमारा टॉपिक है एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के माध्यम। इससे पहले हमने समाजीकरण से रिलेटेड समाजीकरण की परिभाषा, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेस पर वीडियो बना चुके हैं। उसे आप एक बार अवश्य देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले हम जानेंगे एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन होता क्या है। इसके पहले हम जान चुके हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर जारी रहती है, परंतु इसकी तीव्रता या गति जीवन भर एक समान नहीं होती है। जैसे जैसे आयु के चरणों में हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी तीव्रता और गति कम हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया का सीधा संबंध सीखने की प्रक्रिया से है, अर्थात सीखने की प्रक्रिया के साथ दो पक्ष जुड़े होते हैं, सीखने वाला और सिखाने वाला। समाजीकरण की शब्दावली में हम कह सकते हैं कि सीखने वाला पक्ष वह है जिसका समाजीकरण किया जाना है, और सिखाने वाला पक्ष वह है जो समाजीकरण करता है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि सीखने की प्रक्रिया में अभी तक आपकी किसने सहायता की? परिवार, पास पड़ोस, मित्रगण, शिक्षक आदि। इसी प्रकार आगे के जीवन में विवाह के माध्यम से स्थापित परिवार, नौकरी, व्यावसायिक दशाएं, राजनीतिक दल, क्लब, सभा समितियां आदि तथा धार्मिक संस्थाएं, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, मोबाइल, इन सभी के माध्यम से हमारा समाजीकरण होगा। यदि इन सब का योगदान हमारे जीवन में न रह जाए तो हम मात्र सिर्फ जीव रह जाएंगे, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर प्राणी नहीं रह जाएंगे। चूँकि इन सब समूह, संस्थाओं और साधनों से समाजीकरण होता है, इसीलिए इन्हें समाजीकरण के माध्यम या एजेंसियाँ कही जाती है। अब इस पर हम डिटेल से देखेंगे। परिवार में ही समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। जन्म के साथ ही बच्चों का समाजीकरण स्टार्ट होता है। यही कारण है कि परिवार को प्राथमिक पाठशाला भी कहा गया है। परिवार में ही रहकर बच्चा जो है डांट फटकार, लार प्यार, प्रोत्साहन, उलाहना, उपहार, भेंट आदि का सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव देखता है। बच्चों का अंतर्मुखी या बहुमुखी होना, जिसका प्रभाव उसके बाद के जीवन पर भी पड़ता है, उनके इन्हीं अनुभवों पर निर्भर करता है। आप यह भी देखते हैं कि बच्चा जिस धर्म, जिस समुदाय का होता है, वहाँ के रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा आदि को सीखता है, जो वह अपने परिवार से ही ग्रहण करता है। समाजीकरण में परिवार का महत्व इसलिए भी है कि परिवार को सामाजिक संरचना में भी एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त है। पारिवारिक स्थिति के अनुसार ही उस परिवार के सदस्यों की स्थिति भी पदत होती है। यह पदत स्थिति आर्थिक, जातीय, धार्मिक, प्रादेशिक या किसी भी आधार पर हो सकती है। यह बात अलग है कि वयस्क होने पर व्यक्ति अपनी योग्यताओं, क्षमताओं या आय के आधार पर भिन्न स्थिति अर्जित कर ले, परंतु यह स्थिति प्राप्त करने के पूर्व तो उसकी वही स्थिति होती है जो उसे परिवार से प्राप्त होता है। यही कारण है कि पारिवारिक स्थिति का उस परिवार के बच्चों के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, व्यापार करने वाले परिवार अपने बच्चों को अनौपचारिक शालेय शिक्षा देने की अपेक्षा व्यावसायिक या व्यावहारिक ज्ञान देना अधिक पसंद करते हैं। इन परिवारों के बच्चों को प्रायः कहा जाता है, जब व्यापार ही करना है तो शिक्षा में अनावश्यक रूप से धन या पैसा क्यों बर्बाद किया जाए, या फिर पढ़ लिख कर क्या करोगे, वैसे ही लाखों बेरोजगार हैं, बेहतर होगा कोई धंधा करना सीखो। इसी प्रकार निर्धन परिवार बच्चों की शिक्षा का ना तो भार उठा पाते हैं और ना ही बच्चों को शिक्षित वातावरण तथा प्रोत्साहन दे पाते हैं। परिणाम स्वरूप इन परिवारों में बिरले बच्चे ही शिक्षा की ओर प्रवृत्त या व्यक्तित्व का विकास करती है, किंतु परिवार का बच्चे के समाजीकरण पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। यदि परिवार विघटित है, माता पिता में अनबन एवं तनावपूर्ण संबंध है,
माता पिता या भाई बहन अपराधी व्यवहारों में संलग्न रहते हैं तो बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाल अपराध एवं अपराध से संबंधित अनेक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि यदि माता पिता व भाई बहन अपराधी हैं तो बच्चा उनसे अपराधी प्रवृत्ति सीध सीख लेता है। कई अपराधी विघटित परिवारों के संबंध पाए गए हैं कि उन्हें बचपन में माता पिता का स्नेह प्राप्त नहीं हुआ और जिनकी शिक्षा दीक्षा उचित प्रकार से नहीं हुई है। दूसरा है पड़ोस, नाइबरहुड। पड़ोस तथा रिश्तेदारी समूह को पाश्चात्य समाजशास्त्रियों और लेखकों ने समाजीकरण की एजेंसी के रूप में महत्व नहीं दिया है। भारतीय समाज की संरचना और संगठन पाश्चात्य समाज से भिन्न है। भारत में सामुदायिक जीवन तथा हम की भावना को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। भारत में यदि हम महानगरीय समाज को छोड़कर नगरीय और ग्रामीण समाज का अध्ययन करें तो पाएंगे कि परिवार और सामाजिक जीवन में पड़ोस और नातेदारी समूह का अधिक महत्व है। देखते हैं, शिशु जैसे ही अपने पैरों पर चलने फिरने लगता है वह अपने यहाँ का पड़ोसियों के घर की ओर अधिक दौड़ता है। घर का वातावरण और पड़ोस का वातावरण भिन्न होता है। घर में बच्चों की जिद, गुस्सा, स्वार्थी स्वभाव और स्वच्छ आदतें भी प्राय परिवार के सदस्यों द्वारा लाड़ प्यार में सहन कर ली जाती है। इसी प्रकार घर का सब कुछ, माँ पिताजी, भाई बहन, खाने पीने खेलने की चीज़ें यदि उसका अपना होता है, परंतु यदि पड़ोसियों के घर जाकर वह जिद, गुस्सा, गंदगी या लालच करता है तब प्यार से या डांट फटकार से या फिर घर से निकालकर उसे अपेक्षित व्यवहार करने के लिए प्रेरित या बाध्य किया जाता है। इसी प्रकार पड़ोसियों के माध्यम से ही बालक शिष्टाचार, संभाषण, संबंधों का महत्व, विनम्रता, अपने पराये का भेद आदि समझता है। उदाहरण से हम समझते हैं, यदि पड़ोस की महिला को बालक भी कहता है तो उसे उस परिवार का बालक यह कहकर विरोध करता है कि यह मेरी माँ है, तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पर है। इसी प्रकार खिलौने ले लेने पर यह बालक कहता है कि यह खिलौना मेरा है, तुम्हारा खिलौना तुम्हारे घर पर है। इससे बच्चा में अपने और पराये का भेद को समझ पाता है। वह जान पाता है कि जो कुछ उसके घर में है उस पर ही उसका अधिकार है, अन्य वस्तुओं पर नहीं। नातेदारी संबंध। भारतीय परिवार व्यक्ति प्रधान नहीं, संबंध प्रधान है। यहाँ व्यक्ति का महत्व, स्थिति, अधिकार और पारिवारिक भूमिकाएं संबंधों पर आधारित होती है। भारत में संयुक्त परिवार पारस्परिक संबंधों से बंधन में टिके हुए हैं। यहाँ विवाह दो व्यक्तियों के बीच का समझौता नहीं होकर बल्कि दो परिवारों को परस्पर संबंधित करने का पवित्र कथन है। विवाह से पूर्व स्त्री पुरुष का पारिवारिक परिवेश भिन्न होता है। सास बहू, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननद भाभी आदि संबंध एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार पिता पुत्र, भाई भाई, काका भतीजे, चाचा चाची आदि संबंधों का जितना महत्व भारत में है पश्चिमी जगत में नहीं। इसीलिए भारत में व्यक्ति का सामाजिकरण करने में इन नातेदारों का पर्याप्त महत्व है। यही नहीं, यदि व्यक्ति इन नातेदारों के माध्यम से भी पारस्परिक दायित्व, सहयोग, समन्वय तथा भूमिकाओं का ज्ञान, प्रशिक्षण पाता है तथा व्यावहारिक रूप में निष्पादित करता है। भारतीय समाज में वर्गों, औपचारिक समूहों और संगठनों के स्थान पर आज भी संयुक्त परिवार, नातेदारी व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था का अधिक महत्व है। अतः समाजीकरण में इनकी भूमिकाओं की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। 4. समस्त संगी साथियों का समूह। बच्चे जरा बड़े होते हैं तो वह अपने समान समवयस्क बच्चों की तलाश करते हैं जिनके साथ वह खेलकूद कर सके, गपशप कर सके। इसलिए इन समूहों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है बालकों का कीड़ा समूह। इस समूह में रहकर बालक की भाषा का विकास होता है। स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी इसी समूह में विकसित होती है। इसी समूह में रहकर बच्चा सहयोग करना, प्रतिरोध, प्रतिस्पर्धा, नियंत्रण रहना, नियंत्रित करना, अनुशासन की आवश्यकता, नेतृत्व की क्षमता, आलोचना करना, सहना, दूसरों के साथ समायोजन करना, नियमबद्धता आदि गुणों का विकास कर पाता है। जिन बच्चों को घर में बंद रखा जाता है, हम उम्र बच्चों के साथ खेलने के लिए मना किया जाता है, वो अंतर्मुखी, दब्बू, चुप चुप रहने वाले, डरपोक
और माता पिता पर अत्यधिक निर्भर होने वाले बच्चे होते हैं, जबकि जो बच्चे बाहर निकलते हैं उनका सही तरीके से समाजीकरण हो पाता है। किशोरों का समूह, कीड़ा समूह और किशोरों के समूह में समाजीकरण के माध्यम से बालकों और किशोरों का संपर्क बाह्य जगत में अप्रत्यक्षता होता है। यह समाजीकरण बिना उद्देश्यों को अनौपचारिक रूप से होता है। किशोर अपनी मर्जी से मित्रों का चयन करते हैं और समूह के सदस्य समवयस्क होने के कारण समान स्तर पर व्यवहार करते हैं। किशोर समूह के सदस्यों की रुचियां और हित समान होते हैं। पास पड़ोस, माता पिता, राजनीति, धर्म, संस्कृति, साहित्य, परिवार, पढ़ाई लिखाई से लेकर स्त्री पुरुष संबंधों तक सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। इनके माध्यम से उनके दृष्टिकोण का विकास होता है, उनकी भ्रांतियाँ दूर होती है, आस्थाओं का विकास होता है और वो स्वयं को निर्णय कर सकने के योग्य और महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। बाह्य जगत से समाज संपर्क लायक समाजीकरण इसी समूहों में होता है, परंतु इस संपर्क के दो प्रतिकूल प्रभावों की संभावना भी रहती है। विद्यालय आज भी मनुष्य के लिए समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। स्कूल में बालक सर्वप्रथम उन बाहरी व्यक्तियों के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में आते हैं जो उनके परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। स्कूल में बच्चे शिक्षक के स्नेह, सहयोग, सुरक्षा और प्रोत्साहन के माध्यम से वह आज्ञाकारिता विकसित करते हैं जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है। परिवार में जिस प्रकार बालक को एक विशिष्ट व्यक्ति माना जाता है उस प्रकार से स्कूल में नहीं। यहाँ पर वह उसी प्रकार सामान्य होता है जैसा कि समूह के अन्य बच्चे होते हैं। सभी बच्चों पर एक समान नियम और आचार संहिता लागू होती है। बालक के व्यक्तिगत आचरण, शैक्षिक उपलब्धियाँ, पाठ्येतर गतिविधियाँ आदि के लिए सही पाठियों के समक्ष प्रोत्साहन, पुरस्कार अथवा चेतावनी, दंड दिया जाता है जिसकी जानकारी अभिभावकों को भी दी जाती है। इसके मूल्यांकन के प्रभाव के कारण बालक स्वयं में अधिक से अधिक गुणों को विकसित करने का प्रयत्न करता है जिससे कि उसका सम्मान बढ़ सके। स्कूल में अर्जित गुण, ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से बच्चा धीरे धीरे परिवार पर उसकी निर्भरता घटती जाती है और वह आत्मनिर्भर का विकास होता है। यथार्थ में बाह्य जगत के साथ उसका संपर्क स्कूल के माध्यम से ही स्थापित होता है। विवाह के माध्यम से दो अजनबी स्त्री और पुरुष शेष जीवन के लिए एक दूसरे के साथ अस्थायी रूप से संबंधित हो जाते हैं। इस संबंध में उससे एक दूसरे को सहयोग देने, पूरक करने और संरक्षक बनने की भावना और आचरण करने की अपेक्षा की जाती है। यही नहीं बल्कि प्रजनन और बच्चों का पालन पोषण की क्षमता विकसित करने की भी अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार विवाह के माध्यम से स्त्री पुरुष पर असीमित उत्तरदायित्व आ जाते हैं जिससे वह समाज में रहते हुए आर्थिक स्थिति, सामाजिक आदर्शों और परंपराओं के अनुकूल अपने आचरण को करना सीखते हैं। अतः समाज में उन्हें पूर्व की अपेक्षा अब अधिक गंभीरता से अपने आचरण पर ध्यान देना होता है और इस प्रकार विवाह पति पत्नी का समाजीकरण करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। आज के समय में जनसंचार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी साधन समाजीकरण के सशक्त माध्यम हैं। जनसंचार के साधन के रूप में हम समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकें, रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल आदि को देख सकते हैं। यद्यपि इन माध्यमों से जनता पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है यह ठीक ठाक ज्ञात करना मुश्किल है, फिर भी यह निर्वाद है कि जनता को प्रभावित करने के ये सशक्त माध्यम हैं। खासकर आज के समय में मोबाइल के द्वारा बच्चों का समाजीकरण सही दिशा में भी हो सकता है और गलत दिशा में भी। राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी आज के समाज में व्यक्तियों का समाजीकरण हो रहा है। राजनीतिक दल व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। राज, कानून, संविधान आदि के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों को जानबूझकर समाजीकृत कर रहे हैं। आर्थिक संगठन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी व्यक्ति का समाजीकरण होता है। जीवन निर्वाह के लिए किसी न किसी प्रकार के आर्थिक भूमिकाएं व्यक्ति को करनी ही पड़ती है। व्यक्ति जहां नौकरी करता है वहां प्राप्त स्थिति और भूमिका के समुचित निर्वाह हेतु आवश्यक दक्षता उत्पन्न करना, निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करना,
अधिकारियों, सहकर्मियों और जनता के साथ सहयोग और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना आदि सामाजिक गुण और आदर्श व्यक्ति आर्थिक संगठन, व्यवसाय या कार्यालय के माध्यम से ही सीखता है। कामकाजी स्त्री पुरुष स्त्री की इस बदली हुई भूमिका के कारण नवीन दशाओं में स्वयं को पाते हैं। स्त्री पुरुष का समाजीकरण आज के समय में परंपरागत मानदंडों के स्थान पर अब नवीन आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो रहा है। धार्मिक संगठन एवं संस्थाएं व्यक्तियों में धार्मिक आस्थाओं को विकसित करने और धर्मानुकूल आचरण करने की दृष्टि से धार्मिक समाजीकरण धार्मिक संगठन और संस्थाएं करती है। व्यक्ति जिस भी धर्म से संबंधित होता है उस धर्म से संबंधित आस्थाओं और नियमों को सीखता है और उसका धार्मिक समाजीकरण होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारा नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन पर है, जिसे देखना न भूलें। ओके, थैंक यू।